हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूँ। 140 है, गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा, 2 से। 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। किससे कटेगा, 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 है 1 बार, 7 है 1 बार। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 2 2 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखते जाना, देखते हैं कितने सही होते हैं आपके। ठीक है, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी हो रही है। कह रहे 156 का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में लिखा जाता है। तो इस x का मान क्या होगा, 2 की पावर में जो x है ना, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 156 है हमारे पास, इसका गुणनखंड करते हैं। 156 है, गुणनखंड करो, किससे कटेगा, 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यहाँ आ जाएगा 13 एकम 13। सो देखो मैं 156 को लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 1 बार और 13 1 बार। तो प्रश्न में जो दे रखा है कि 2 की पावर x है, फिर 3 है और 13 है। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है। यहाँ x है और यहाँ x की जगह पे कितना है, 2 है। तो जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा वो 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज 1 शॉट करा रखे हैं, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ पढ़ा दिया है। फ्री में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट की लिंक्स मिलेगी। और ये सारे क्वेश्चन छाटे हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव में सिंपल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। कह रहे यदि 2 संख्याओं का HCF 2 है तो इन 2 संख्याओं का LCM कितना होगा। आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, पहली गुणा दूसरी किसके बराबर होती है, LCM गुणा HCF। ठीक है, तो पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92। हमें LCM निकालना है और HCF दे रखा है 2। गुणे में इस तरह के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 510 गुणा 92 बट्टे में आ जाएगा 2, और यहाँ है LCM। काटो पहले, तो यह आ जाएगा 2 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो आपको गुणा कर देना 255 को 92 से, जो आएगा वो आपका LCM आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 पंजे 10 का हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 9 पंजे 45, ठीक है, 45 का 5, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45 और 4 49, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22। जोड़ देंगे 0 6 9 और 5 14, हासिल लगा 1, तो यह आ जाएगा 23,460। ठीक है जी, 23,460। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, पूरा सॉल्यूशन के साथ ही कर रहे हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो यहाँ आपको पता है जो पाई जो संख्या होती है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, 22/7 अगर लिखा हुआ था तो वो परिमेय संख्या थी, लेकिन पाई हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं पाई प्लस 2√3। आप जानते हैं किसी भी संख्या में, जैसे 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2√3 ये एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आता है, अगर परिमेय से अपरिमेय घटाओगे तो भी अपरिमेय आता है। परिमेय में अपरिमेय गुणा करो, भाग करो, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा कि ये अपरिमेय, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है दोस्त, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, आराम से कर लेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम किसके बराबर होता है? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दो संख्या कौन कौन सी है? यहाँ पर ये जो दो संख्या है हमारी, एक तो देखो बेटा, एक ए है, दूसरा क्या है बी। तो यहाँ दूसरी संख्या आ जाएगी बी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ बी पहला वाला सही होगा। ठीक है, खाली स्थान में क्या आएगा वो हमसे पूछा था। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं ये जो बहुपद है शून्यों का गुणनफल 8 है, तो इसके शून्य क्या है? ठीक है, शून्यों का गुणनफल हमें क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। तो देखो इसके शून्य क्या होंगे वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं, मान लेते हैं इसका जो शून्य क्या है, अल्फा एक है और दूसरा एक बीटा है। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा, ठीक, क्या होता है सूत्र? सी बट्टा ए। ठीक है, शून्यों का गुणनफल क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। हमें शून्य निकालना है, जब तक ए नहीं आएगा तो शून्य कहाँ से निकालेंगे? ए तो पहले निकालना पड़ेगा ना। शून्यों का गुणनफल 8 दे रखा है, अचर पद की जगह ए है और एक्स का गुणज को हम ए कहते हैं 1, तो ए का मान आ गया 8। हमें ए का मान नहीं पूछा था, हमसे शून्य पूछा है, ये ध्यान रखना। अब आपको शून्य निकालना है, तो देखो बहुपद हमारे पास क्या हो जाएगा? x² माइनस के 9x, और ए का मान कितना आ गया? 8। शून्य निकालने के लिए शून्य मान लेते हैं। ऐसी दो संख्या, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा से करो। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 8 है और जोड़ने पर 9 मिले। 8 एक कम 8, 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है कि नहीं। माइनस से अंदर गुणा कर दो ब्रैकेट में, तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उपनिष्ठ, x² से x बाहर निकालेगा, यहाँ से 8 बचेगा। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं तो 1, बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको एक बार 0 मानोगे, इसको एक बार 0 मानोगे। यदि x माइनस 8 बराबर 0, तो माइनस के 8 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 8। और यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 1। तो आंसर आएगा 1 और 8। ठीक है, 1 और 8 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ये सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनना है आपको। कितने शून्यक होंगे? एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 4, तो शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखना। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं इसका शून्य क्या होगा। ठीक है, तो शून्य के लिए क्या करते हैं? जो भी हमारा बहुपद होता है उसको हम शून्य मान लेते हैं और फिर शून्य निकालते हैं। माइनस के 15 इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस के 15, फिर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 15 का वर्गमूल अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 15, तो प्लस की 15 भी होगा और माइनस की 15 भी होगा अंडर रूट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। सो देखिए, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा में 3 दे रखा है, और जो गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा वो हमें माइनस के 2 दे रखा है। हमें क्या है? द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3x, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है माइनस के 2। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका x² माइनस के 3x माइनस के 2। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों का योग निम्न में से क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस के b बट्टा ए। तो देखो दोस्त, e के स्थान पर क्या है? x² का गुणज 1 कुछ नहीं है तो 1 होता है, और b क्या है हमारा? माइनस के 7, और c क्या है हमारा? अचर पद 12। सूत्र में रख दीजिए
बी का मान क्या है, माइनस के साथ, ए का मान है 1, माइनस माइनस प्लस, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। तो हमें हमारा उत्तर जो मिल जाएगा वो मिलेगा 7 प्लस के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। देखो सी अचर पद कितना है 10, ए क्या होता है एक्स इसका गुणा कुछ नहीं तो 1, 10 बट्टा एक आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घात 1 के बहुपद को डैश बहुपद कहते हैं। अगर घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। घात 2 होने पर द्विघात, 3 होने पर त्रिघात, 4 होने पर चतुर्थघात कहते हैं, जानते ही होंगे आप। अगले चैप्टर में आ जाते हैं। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला। कंडीशन हमें क्या दे रखी है, ध्यान से देखिए। ये कंडीशन है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टा c2, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होती है, समपाती रेखा होती है। जैसे ये एक रेखा गई, ठीक है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जाएगी अनंत बिंदुओं को टच करते हुए। ठीक है, जैसे एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखेंगे तो अनंत बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसके अनेक हल होते हैं। क्या होता है, इसके अनेक हल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो रेखा है और ये जो रेखा है समांतर है, तो के का मान क्या होगा। जो समांतर की कंडीशन होती है ना, समांतर की कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2, परंतु बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के। हमें स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लो। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लो। a1 क्या है, देखो इसे a1 कहते हैं x, a1 है 3, b1 y का गुणज 2 के, c1 प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2, कुछ भी उस तरफ वो उठा के हम इस तरफ लाते हैं। a2 कितना है, देखो यहाँ से x का गुणज 2, b2 कितना है 5 और c2 प्लस यहाँ पर ही है प्लस का 1, मान रख दो यहाँ पर। a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, b1 का मान है 2 के एंड b2 का मान है 5। ठीक है जी, तिरछी गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15, ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में लग जाएगा, सॉरी गुणे का इधर के बट्टे में लग जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 15 बट्टे 4। ठीक है, तो की का मान क्या होगा 15 बट्टे 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहने के किस मान के लिए रेखा युग्म ये वाला तथा ये वाला असंगत है। देखो असंगत कब होता है, जब कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखा। और समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2। तो मैं स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लूँगा। a1 क्या है, देखो ये मेरा a1, ये मेरा b1, ये मेरा a2, ये मेरा b2। ठीक है ना, a1 है x का गुणज 8, इधर है k, b1 है मेरा 5 और इधर है मेरा 10। तिरछे गुणा करो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, k कम k 8 दूनी 16, तिरछे गुणा गया तो। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो ना मैं लाइव पढ़ाने वाला था, बट क्या हुआ ना, टेक्निकल इशू आ गई। मतलब वाईफाई का कनेक्शन पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब वाईफाई नहीं चल रहा था। तो शेड्यूल तो मैंने कर दिया था, बट वाईफाई कनेक्शन जब नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। बिना वाईफाई बिना इंटरनेट के तो मैं पढ़ा नहीं सकता ना। तो इस दुविधा के कारण मुझे इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, बाद में अपलोड कर देंगे। अब अगला प्रश्न बोला समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला का हल कैसा होगा। इसकी प्रकृति पूछ रही है कि हल इसका कैसा होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बट्टा a2। देखो आपसे a1 बट्टा a2 पूछा है तो x का गुणज पहला,
दो है और दूसरे वाले में देखो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 2/1। फिर निकालोगे B1/B2। देखो यहाँ पर देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, और फिर इसका गुणज कितना है, 3 है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया A1/A2 ना, ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है ना तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है, और प्रतिच्छेद कर रहा है कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर। तो इसका सिर्फ एक हल होता है और ये संगत भी होता है। ठीक है, तो इसके कितने हल हैं, सिर्फ एक हल। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण के द्वारा निरूपित रेखाओं में से सही कथन चुनना है आपको। कैसी रेखाएं हैं ये, ठीक है। सो देखो यहाँ से देखिए, x का A1/A2 निकाल लो ना। पहले वाले x का गुणज 1, दूसरे वाले का भी 1 है। फिर आ जाओ B1/B2, 1/1 यानी कि 1। और इसका गुणज कुछ नहीं तो क्या है, देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। और इस वाले का गुणज y का गुणज क्या है, -1। तो देखो आप, ये प्लस का 1 है, ये -1 है, अलग है ना। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण का एक हल है तो k का मान क्या होगा। समीकरण का हल है यानी कि समीकरण को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, मान रखो x के जगह पे 2 रखना है, 3y, y के जगह पे 3 रखना है, और इधर k है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो k का मान आ जाएगा 13। ठीक है, 13 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है कैसा हल है, वही प्रकृति चेक करनी है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं A1 क्या होता है, x का गुणज, B1 क्या होता है, y का गुणज, C1 क्या होता है, अचर पद, A2 2 है, B2 यहाँ पे 5 है, और C2 यहाँ पर 7 है। चेक करो अब, A1/A2, A1 है 1, A2 है 2, B1/B2, B1 है 3 और B2 है 5। तो आप खुद ही देख रहे हो कि भैया ये चीज़ बराबर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया A1/A2 बराबर जब नहीं होता है B1/B2 के, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, और इसका केवल एक हल होता है, और ये संगत होता है। जब जब हल होगा तब तब संगत होगा। कह रहे अद्वितीय हल होगा, एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले वाले में जो y बराबर 7 और y बराबर -9 का हल क्या है। अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। देखो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये इधर x अक्ष होता है, इधर y अक्ष होता है। y बराबर 7 का ग्राफ ऐसे जाएगा, मान लो ये y बराबर 7 है, और फिर y बराबर -9 यहाँ से जाएगा y बराबर -9। तो इस रेखा ने और इस रेखा ने कहीं पर प्रतिच्छेद किया, नहीं किया। जब प्रतिच्छेद ही नहीं किया तो हल नहीं होगा। ठीक है, टच करना पड़ेगा, जितने टचिंग पॉइंट होते हैं उतनी ही हल होता है। तो इसका कोई टच नहीं किया तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक, ये भी बन गया। कह रहे हैं यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म कैसा होगा। देखो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो यानी कि एक हल है। और जब जब हल होता है तब तब क्या होता है, संगत। असंगत कब होता है, समांतर रेखा जब होती है, जब कोई हल नहीं हो तब होता है संगत। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ अगले चैप्टर पे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है,
हर साल एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, वो आपको बताना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग के 2 चेक करके देख लेना, शायद नहीं होगा। मैं तीसरा से चेक कर रहा हूँ। तीसरा देखो, इसको खोल देंगे, x+1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, और इधर 2 से गुणा करोगे 2x, 2 3 6। तीसरे वाले में हल कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो इधर से प्लस का 2x, इधर प्लस का 2x कटा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, तो ये आ गया 7। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। बाकी 3 a b d चेक करोगे तो x की घात 2 होगी नहीं, या फिर 2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो x की अधिकतम घात जहाँ 2 होगी वही होगा। अगर 2 से बड़ा हो जाता या कम हो जाता तो फिर नहीं होता। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। कह रही है कि द्विघात समीकरण का एक हल क्या है? एक हल क्या है मतलब x की जगह पर ऐसा कौन सा मान रखें इनमें से कि इसको हल करके हम आपको 0 दे दें। तो देखो, अगर x की जगह पर 1 रख के देखें, 3x की जगह पर मैंने 1 रखा, 2x की जगह पर मैंने 1 रखा, हल करो। 3 एकम 3, 2 और 1 -3, तो बायां पक्ष हल करने पे मुझे दायां पक्ष मिल रहा है। ठीक है, दायां पक्ष मिल रहा है, यानी कि जो हमारा हल है वो पहला वाला है कि x का मान अगर 1 रखोगे तो इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है, यानी x बराबर 1 इसका एक हल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विविक्तिकर d निम्न में से किसके बराबर होता है? d का जो सूत्र होता है बच्चों, d विविक्तिकर d बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस के 4ac। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा b² माइनस 4ac। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला। कह रहे हैं द्विघात समीकरण यह है स्टैंडर्ड, 2 भिन्न वास्तविक मूल्यों के भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल के लिए d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 कंडीशन है ना। अगर d का मान छोटा आता है 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर 0 आता है तो बराबर वास्तविक मूल होगा, और 0 से बड़ा आता है तो भिन्न भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर b², थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इंसान है, गलती तो होती है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विविक्तिकर b² माइनस 4ac बराबर 0 है, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी कि समान होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण निम्न में से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए? देखो, अगर आपका कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण में ना यहाँ पे ये जो भाई x² का जो भी गुणज होता है उसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो किसका मान 0 नहीं होना चाहिए? a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, x² के गुणज का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? अगर मूल समान होता है तो विविक्तकर d का मान 0 होता है, यानी कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। यहाँ एक x का गुणज 1 है, b x का गुणज माइनस के 4 है, और c हमारा k है अचर पद। सूत्र में रख दीजिए। b का मान क्या? माइनस के 4, 4 a का मान है 1 और c का मान है k। सो यहाँ देखो 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो माइनस के 4 के इस तरफ के हो गया प्लस के 4 के, 4 है गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 चक्कू 16। तो k का जो मान होगा वो होगा 4। k का मान कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो AP अगले चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं। कह रहे हैं इस AP के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा? देखो, प्रथम पद जो पहला पद होता है तो e तो हमारा हो गया 3। सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा दो। द्वितीय पद हमारा क्या है? 1, प्रथम पद है 3, तो ये आ जाएगा -2। तो
3, -2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ। कह रहे हैं इस एपी का कौन सा पद 31 है। देखो ये एपी का प्रथम पद है 3। जिस पद के लिए हमें चेक करना होता है उसे हम एन कहते हैं। कौन सा पद, यानी कि एन निकालना है। डी क्या है, डी होता है दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओ, यानी कि डी हमारे पास 4 है। और हम सूत्र जानते हैं कि ई एन बराबर जो होता है वो होता है ई प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं। तो ई एन हमारे पास है 31, ई का मान हमारे पास है 3, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 4। तो प्लस का 3 इधर के घटाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, बचेगा 28। 4 गुणे में इधर के पट्टे में 4 7 28, माइनस का इधर के प्लस का हो गया तो एन का मान आ जाएगा 8। तो कितने पद होंगे, कौन सा पद था, 31 होगा, 8वां पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो दोबारा देखिए। कह रहे हैं इस एपी में कितने पद हैं। तो एपी का जो पहला पद है ए बराबर 7 है, ये आखिरी पद है, आखिरी पद को हम एन कहते हैं। तो डी क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओ तो यानी कि ये 6 हो जाएगा। आप एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है 205, ई क्या है 7, एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमारे पास है 7 और 6। प्लस का 7 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 198। 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, इधर बचा n-1। 6 से काटोगे 6 × 18, 6 × 18, माइनस का इधर के प्लस का हो गया तो n का मान आ जाएगा 34। ठीक है, तो इस श्रेणी में कितने पद है, 34 पद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, एपी का nवां पद। देखो एपी का nवां पद हमें दे रखा है, यहाँ पे ये एन हमें दे रखा है। तो इस एपी का 5वां पद निकालना है। तो देखो भाई, अगर एन हमारे पास ये चीज़ है, 5वां पद निकालना है, एन की जगह पे 5 रखो, रख दिया, 4 × 5 = 20 और ये प्लस में 3, तो ये कितना हो गया 23। तो इस एपी का जो 5वां पद होगा वो 23 होगा। अब एक क्वेश्चन मैं खुद से बना के दे रहा हूँ आपको। अगर आपको ये एन दे रखा है और इस एन से बोले कि इसका सार्वंतर क्या होगा, तो पता है क्या होता है ट्रिक, जो एन का गुणज होता है वही सार्वंतर होता है। तो डी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बिना हल किए। फिर बोल रहे हैं ये जो समांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होगा कमेंट करके आपको बताना है अपना आंसर। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है। सबका आंसर मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, तो कमेंट ज़रूर करना है। कह रहे हैं इस एपी के 10 पदों का योगफल क्या होगा। देखो एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यही होता है। 10 पदों का योग बोला तो n की जगह पे 10, 2a। प्रथम पद क्या है 2 है, n की जगह पर 10 - 1 d। देखो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओगे d, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, यहाँ से 9 और 5 9 × 5 = 45। तो ये 5 × 49 हो जाएगा। 5 से गुणा करो, 5 × 9 = 45, हासिल लगा 4, 5 × 4 = 20 और 4 24, 245। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाले एपी का nवां पद में निम्न में से क्या सही होगा। एन बराबर क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक सूत्र भी होता है एन का, आप जानते होंगे। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है
तो ये सूत्र भी एस एन का होता है। कंडीशन क्या है कि मुझे प्रथम और अंतिम पद मालूम हो तब ये सूत्र लगाते हैं, अदरवाइज ऊपर वाला रेड में जो मार्क है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकता है। अब हमसे पूछ रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जितने भी हमारे त्रिभुज हैं, अगर मैं बोलूँ एक त्रिभुज मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है, और एक बनाता हूँ समबाहु त्रिभुज। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं समरूप। कैसे? देखो, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 का होता है। तो किस नियम पे आधारित है ये? एंगल 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 नियम पर, प्रमेय 6.3 के आधार पर। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु, वो सभी त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को हम क्या नाम से जानते हैं? सभी कोण आपस में बराबर है, यानी कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। फिर हमसे बोला समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है, समानुपाती होती है, समांतर होती है, लंबवत होती है। तो भुजाओं का अनुपात समान होता है, समानुपात में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, समानुपात में होता है। कोण बराबर होते हैं लेकिन भुजा का अनुपात समान होता है, तो समान अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न बोला दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जब भी क्षेत्रफल बोलेगा प्रमेय 6.6 लगता है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी जो हमें भुजा दे रखी है, भुजा का जो अनुपात दे रखा है उसका हमें क्या कर देना होता है? वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो 16:81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले प्रश्न में हमसे बोल रहे हैं कि DCO का मान क्या होगा? DCO, ये वाला कोण कितना होगा? सो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है। देखो, ये एक रेखा है, रेखा है, इतना प्लस इतना 180 होगा। अगर मैं इस कोण को x बोल दूं तो आप जानते हैं कि x प्लस 125 कितना होगा? 180 के बराबर। सरल रेखा में 180 कोण बनता है, तो प्लस का 125 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना आ जाएगा x का मान? 55। तो x मुझे 55 मिल गया, और इसको अगर मैं y बोल दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो त्रिभुज और DCO में 70 प्लस x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 180। x का मान है 55, इसको जोड़ोगे 125 आएगा, तो प्लस का 125 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 55। तो आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। बैटरी ख़त्म ना हो जाए, चार्ज पे लगा देता हूँ। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु बोले तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। जब भी कभी बोले मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो जो भी बिंदु दिया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक जान लो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी कि √25, 25 का वर्गमूल 5, तो क्या होगा? 5। यह है शॉर्ट ट्रिक। देखो, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, जितना शॉर्ट ट्रिक आप कर सकते हो, जितना समय आप बचा सकते हो ऑब्जेक्टिव में बचाओ, क्योंकि आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको सही आंसर लिखने के नंबर मिलेंगे। सॉल्यूशन करो, आप भले ही तुक्के में लगा दो सही, तो वो सही है आपका। आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है ऑब्जेक्टिव में, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में भले ही आए या ना आए, भगवान जी का नाम लेके जय माता दी बोल के एक ऑप्शन पर टिक लग जरूर मार देना, कोई छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ोगे तो काम फतेह। कह रहे हैं एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? देखो भाई, अगर आपके पास कोई बिंदु है, ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है। एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। ठीक है जी, तो एक्स को क्या कहा जाता है? भुज,
और y को क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, अब आ जाओ, कह रहे हैं बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी याद करो। तो देखो ये हमारा क्या है भाई, x1, ये हमारा y1, ये x2, ये है y2। इन p क्यों निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, तो x1 हमारे पास है 4 और x2 हमारे पास है 6, y1 है 6 और ये है 4, 8। तो 4 में से 6 घटाओगे माइनस के 2 का वर्ग, ये भी आ जाएगा माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, अंडर रूट 8। 8 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2 अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अगला वाला बोल रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, ये जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु मान लो P, x निर्देशांक y निर्देशांक, इसका जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक, तो x1 है 2, x2 है 4 बट्टे में 2, y1 है 5, y2 है 7। 2 और 4 6 बट्टे 2 और ये 12 बट्टे 2, 2 छंग 2 3, आंसर आ जाएगा 3,6। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 3,6। सभी प्रश्नों को मैं हल करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि तुक्का मार के बता दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी 3 बिंदु संरेखी हैं तो क्या होगा। देखो अगर 3 बिंदु है, जैसे तीनों एक रेखा पर है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, संरेखी हैं, तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं साइन का मान 3/5 है तो 10 का मान क्या होगा। सो देखो आप जानते हैं कि भैया जो 10 ए होता है ना, वो होता है साइन ए बट्टे में कॉस ए। ठीक, अगर मैं जो कॉस मिल जाए तो बात बन जाएगी। और कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का मान दे रखा है 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस आ जाएगा, 25 से कम 25, इसकी गुणा इसके साथ 25 से कम 25, 1 नंबर 9, तो यह आ जाएगा 16/25। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, सूत्र में रख दो यहाँ पर। तो साइन का मान कितना है 3/5, कॉस का मान है 4/5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, उत्तर आ गया 3/4। 3/4, इतना सिंपल था। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 का मान क्या होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। अगला बोल रहा है 2 cos a 1 के बराबर है तो a का मान क्या होगा। सो ध्यान से देखिए, 2 cos a 1 है तो 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, इधर cos है बराबर है तो इसका मान भी cos में। सोचो cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos से cos हटा, a का मान कितना आ गया 60। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे 10p माइनस कॉट आर का मान बताओ इस चित्र में। तो सबसे पहले ये भुजा हमें नहीं मालूम है तो पहले ये निकालना पड़ेगा। सो निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कोड के सामने वाली भुजा, 90 इंच के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने वक्त आप आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो।
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारा 13 है, आधार हमारे पास क्यू आर है और लंब हमारे पास 12 है। 13 का वर्ग 169, क्यू आर 12 का वर्ग 144। अंकों को एक तरफ लाऊं, प्लस के 44 इधर के माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 25। तो क्यू आर निकालने के लिए 25 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5। अब हम बात करेंगे पी के लिए, जिस कोण के लिए कर देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ठीक है, ये फिर आ जाएगी आधार। और आपको एक सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इधर से साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये होता है, आप जानते हैं। सो देखिए हमसे क्या बोला 10p, तो 10p का मतलब लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान है कितना 5 और आधार का मान है 12। ठीक है, अब आर के लिए निकालो। देखिए अब आर के लिए देखो, आर के लिए यहाँ जिस कोण के लिए बोलेगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण वही रहता है, ये आधार हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, कॉट आर। कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे लंब। सो आधार हमारा 5 है और लंब हमारा 12 है, तो हमें घटाना है, जो कि 10p माइनस कॉट आर। 10p का मान 5/12, कॉट आर का मान भी 5/12, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब देखो 64 और 26 को जोड़ो, 90 आ रहा है तो ये कटने पे बनाएगा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कह रहे हैं 10a अगर कॉट बी के बराबर है तो a प्लस बी क्या होगा, 90 होगा। देख लो क्या है, हमें क्या दे रखा है, 10a किसके बराबर है, कॉट बी के। सो देखो इसको क्योंकि दोनों तरफ समान करना होता है, त्रिकोणमिति जब भी बराबर होता है त्रिकोणमिति मान समान करने होते हैं। तो कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इधर तो चलो 10a है, कॉट को लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है आप जानते हो, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, बी है, तो यहाँ बी आ जाएगा। इधर भी 10 इधर भी 10 हट गया, यहाँ से ए बचा और इधर 90 माइनस बी, माइनस का बी इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ 2, कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0, फिर साइन 90 का मान होता है 1। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 आ जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा बन गया। आगे बढ़ो तो देखो यहाँ से 9 उभयनिष्ठ है, निकालो 9 उभयनिष्ठ, अंदर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए। ये एक सर्वसमीक है जिसका मान कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 9 1 कम 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका आंसर में बताना कि क्या होगा। तो हम जानते अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, कोई नहीं लग रही। अगर सर्वसमीका नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। तो वही काम हमें यहाँ करना है, साइन कॉस में बदलना है। तो सेक को लिखते हैं हम 1/cos, 10 को लिखते हैं साइन बट्टे कॉस। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस साइन है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखो जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है, 1 प्लस साइन है और यहाँ है 1 माइनस साइन है। ठीक, ऊपर ऊपर गुणा किस रूप में आपको दिख ही रहा है, यह है a प्लस बी के रूप में और यह है a माइनस बी के रूप में, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लगाओ a स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस गुणा कॉस तो सिर्फ कॉस, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर। सारा सूत्र का खेल है। कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, तो बट्टे में क्या है कॉस, कॉस से कॉस कटा
आंसर आ जाएगा कॉस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है ना, एक मीनार है, ये मीनार है और ये उसकी छाया है। ठीक, तो प्रश्न में और ये उन्नयन कोण क्या बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर मान लेते कि जो अच्छा उन्नयन कोण हमें 60 दे रखा है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, वो 15 मीटर दूरी पर, ये 15 मीटर दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लेते मीनार की ऊंचाई h होगी। ठीक हो गया। अब इसका नाम हम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, जो बिंदु जो दो दूरी एक दूरी पता होती है और एक दूरी निकालनी होती है, इनके बीच हमें संबंध लगाना होता है। तो देखो कोण के साथ सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। चूंकि लंब बट्टे आधार, डायरेक्ट मान रख दिया, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा है 10। ठीक है, 60 हो गया, 10 60 का मान होता है √3, बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, तो h का मान हो जाएगा 15 √3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 15 √3 बी सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2 √3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो ये खंबा है और ये उसकी छाया है, तो उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखने पर ये मान लेते हैं कि उन्नयन कोण थीटा है। खंबे की जो हाइट दे रखी है वो 6 मीटर है और छाया की जो है 2 √3 है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये हमारी आधार होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस भुजा का और इस भुजा का मान पता है, तो क्या करेंगे, चूँकि लंब बट्टे आधार है, ये मान हमें पता है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब का मान है 6, आधार का मान है 2 √3, 2 से काटोगे 2 3 tan 60। देखो 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3 बट्टे में √3, यहाँ पर है tan 60, √3 से √3 कटा, इधर है √3, इधर है tan थीटा, तो इधर tan है, इसका मान 10 में सोचो, tan 60 का मान होता है √3, 10 से 10 हटा तो थीटा का मान आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक पेड़ की छाया उसके लंबाई के बराबर है। देखो ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारा एक पेड़ है, ये उसकी छाया है, दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, तो उसका उन्नयन बोले या अवनमन कोण बोले, ये लंबाई जब इसके बराबर होती है तो जो थीटा होता है वो 45 होता है। इसे याद कर लो कि जब उन्नयन और अवनमन कोण समान हो, सॉरी जब लंबाई और मतलब लंबाई और उसकी छाया दोनों बराबर हो, तो उससे उस स्थिति में अवनमन बोले या उन्नयन बोले, कोण होगा 45। एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, देखो ये हमारी मीनार है, छाया की लंबाई जितनी दूर जाएगी तो जो हमारा उन्नयन कोण है, ठीक है, अगर आपकी नज़र जितनी दूर होगी ना, आपका कोण उतना कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पर आ जाता है कोण, जितना पास देखोगे ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, घटेगा। जितनी छाया बढ़ेगी हमारा जो उन्नयन कोण है वो घटेगा, छाया कम होगी तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। कह रहे हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श जगहें हो सकती हैं। देखो वृत्त में बना के दिखा देता हूँ, वृत्त आपका कितना ही बड़ा कितना ही छोटा क्यों ना हो सकता है। स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, 1 2 3 स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करते जाता है, 4 5 6 7, तो मैंने तो 7 बना दिया आपके आंखों के सामने। यहाँ बोल रहा है 2 1, इनमें से कोई नहीं, या फिर अनंत। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। देखो एक वृत्त है, ये वृत्त है। कह
कह रहे हैं एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु P लिया है यहाँ पर हमने, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना वो 7 सेंटीमीटर है। P की केंद्र से दूरी, ये केंद्र P की केंद्र से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, R हमें निकालना है। आप प्रमेय दार्शनिक से जानते हो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो जैसे ये 90 हो गया तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण। इसे आप आधार मान लो और इसे आप लंब मान लो। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण हमारा कितना है 25, आधार हमारा कितना है 8 और लंब हमारा है 7। 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग 49। ठीक है, संख्याओं को एक तरफ रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 576। तो 576 का वर्गमूल निकालोगे तो R मिलेगा 24। ठीक है, तो त्रिज्या का मान कितना होगा 24 होगा। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रही है TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये जो कोण वो 120 है, तो PTQ क्या होगा। चित्र बनाते हैं। ये हमारा केंद्र में दे रखा है O, हमारे पास एक बाह्य बिंदु है T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, एक है TP और एक है TQ, और P से O को मिलाऊं और O से Q को मिलाऊं। हमें दे रखा है POQ, ये हमें दे रखा है 120। तो हमें निकालना है PTQ, ये एंगल किसके बराबर होगा। अभी आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 का बनेगा। ठीक है, जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है, प्रमेय दार्शनिक। और ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। सो आप जानते हैं कि T प्लस P प्लस O प्लस Q कोण 360 के बराबर होगा। T का मान हमें निकालना है, P हमारा 90 है, O हमारा 120 है और Q भी हमारा 90 है। 90 90 180 और 20 300। तो प्लस का 300 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, नहीं 60 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 60। इतना आसान था। अगले प्रश्न में आ जाओ। वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो, जो हमारा वृत्त होता है, ये हमारा वृत्त है। वृत्त के एक ही पॉइंट से, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है टेंजेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण बनाती है। देखो, हमें क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या R दे रखा है, थीटा ये दे रखा है, हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो जो चाप का सूत्र होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 गुना 2πr। थीटा है 60, बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और 2 छूट गया, 2 गुणे में R का मान क्या है 21, 7 तियाँ 21, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 3 दूनी 2 से 2 कटा, तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है, कोण ये है और ये त्रिज्या है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का निकालना है, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे πr²। थीटा का मान 60, बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, R हमारे पास है 14, स्क्वायर तो 14 गुना 14, 6 छंग कटा 6 बार, 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 22 गुना 14, तो 14 दूनी 28, हासिल लगा दो, 14 दूनी 28 और 2 30,
बट्टे में 3, 3 से काटोगे 3 एकम 3, ठीक है, 0 लगाओगे, हाँ 3 दूनी 6, 2, 0 लगाएंगे, ठीक है, और 3 छंग 18, 102.6, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला वाला। फिर बोल रहे थीटा केंद्रीय कोण और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थीटा बट्टे 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, ठीक है, चौथे हिस्से का। तो जब तक त्रिज्या नहीं मालूम होगी तो हम कहाँ से निकालेंगे, है ना। वृत्त के चौथे हिस्से का ये वाला पार्ट हमें निकालना है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा में क्या करना है हमको बच्चों, निकालना है। तो जब तक त्रिज्या नहीं मालूम होगी, मान लेते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो आर है, तो परिधि दे रखा है, परिधि दे रखा है अब कितना, 44 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, ऊपर ऊपर कटेगा 22 दूनी 44 और 2 एकम 2 कटा, बट्टे का 7 गुणे में आ जाएगा 7 एकम 7, आर का मान 7 आ गया। हमें क्या निकाला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका सूत्र पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। वृत्त का क्षेत्रफल को 4 से भाग देना है तभी चतुर्थांश आएगा। तो पाई का मान होता है 22/7, बट्टे में 4 ऑलरेडी है, गुणे में लग जाएगा, आर स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 2 एकम 2 एकम 11 7 77 बट्टे में 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, आराम से हो गया। कह रहे यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है। हमें बोल रखा है कि उसका जो परिमाप है और उसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर, दोनों तरफ पाई है, पाई से पार का पाई कटा, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, आर से आर कटा एक, तो आर का मान क्या बचा, 2 मात्रक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, त्रिज्या में दे रखी है कितनी, 7। सो देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, और आर का मान है 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम 11 7 77, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे हैं 2 वृत्तों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो 2 वृत्त हैं हमारे पास छोटे छोटे, एक छोटा है और एक इससे और छोटा है, इसका क्षेत्रफल का योग बड़े वाले इसके बराबर है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2, R1 है 8, R2 है 6, इसकी मैं मान लेता हूँ कैपिटल R। हमें बोला है कि इनके क्षेत्रफल का योग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, इसके बराबर है पाई आर स्क्वायर। इधर से पाई उबनिष्ठ आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा R1 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। R1 कितना है 8, 8 का वर्ग, R2 है 6 का वर्ग, 8 8 64, 6 6 36, तो ये आ जाएगा 100। R निकालना है तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10, तो जो R होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु में बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये शंकु है। कह रहे शंकु की जो ऊंचाई है h बराबर वो 12 सेंटीमीटर है। इसके आधार का जो व्यास है, व्यास वो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 5 सेंटीमीटर।
त्रिज्या आधा होता है व्यास का, तो इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है एल। ठीक है, ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमें निकालनी है। हम जानते हैं एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है 12, इसका वर्ग 5 का वर्ग, 12 12 में 144, 5 का वर्ग 25, तो ये आ जाएगा 169, जो कि वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा 13। कह रहे मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो भाई, हमारे पास एक शंकु था, तो उसी शंकु को परिवर्तित करके एक क्या बनाया गया है, गोला बनाया गया है। तो गोले की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि भैया आर है, और मिट्टी की ऊंचाई जो हमें दे रखी थी 24, ये हमारा एच था, और त्रिज्या जो थी स्मॉल आर वो हमारी 6 थी। तो इसी शंकु से यही गोला बन रहा है। तो जो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के, 4/3 पाई आर की। पाई से पाई कटा, बट्टे में 3 से 3 कटा। आर का मान है 6, आर स्क्वायर 6 गुणा 6, एच का मान है 24, इधर है 4 आर क्यूब। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे। देखो ये 4 गुणा इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, तो 4 से भाग दो, 2 1 कम, 2 2 दूनी 4, 2 छंग, तो ये 6 का 3 जोड़ा बन गया, यहाँ 3 है ना, तो आर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 गुणा 6 गुणा 6, इधर आर क्यूब है, तो 3 का जोड़ा चाहिए होता है घन मूल निकालने के लिए, तो 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात इतना है। ठीक है, 2 शंकुओं मैं बनाता हूं पहले। एक शंकु ये है और ये दूसरा शंकु है। ठीक है, इसके ऊंचाई का अनुपात मैं मान लेता हूँ, इसकी ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई h2 है, इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है। ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में, h1 अनुपात है h2 दे रखा है 1/3, और त्रिज्या का जो अनुपात दे रखा है r1/r2 वो दे रखा है 3/1। तो इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। आयतन, इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच, और दूसरे वाले का होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच। तो देखो पाई/3 कटा, r1 का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो r1/r2 टोटल का स्क्वायर, h1/h2। ये अब मान रखो r1/r2 का मान कितना 3/1, और h1 इसका है 1/3। 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 3 से काटोगे 3 1 कम 3, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 3/1। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य में क्या होता है, 3 प्रथम सम संख्या, 2 4 6, जितनी सम संख्या होती है उससे भाग दे दो। 2 4, ये आ गया 12/3, 3 चौके 12, तो आंसर होगा 4। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखो 9 कितनी बार है, 1 बार 2 बार। ठीक है, 9 आया है 2 बार, और कुछ नहीं, तो 9 सबसे ज़्यादा बार है, तो 9 बहुलक हो जाएगा। कह रहे हैं सही संबंध कौन सा होगा, बहुलक बराबर होता 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हर साल आता है इस पर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ये जो आंकड़े आपको दे रखे इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्य मतलब बीच वाला, तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना होता है ऐसे प्रश्न को। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ सबसे छोटा हमारे पास है, हाँ सबसे छोटा 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 भाई 3, 3 से भी छोटा है कुछ नहीं, 3 है। 3 से बड़ा क्या है, 4 है। 4 से बड़ा क्या है, 4 से बड़ा 7 है।
7 कितनी बार है? 2 बार। 7 के बाद 10 है, नहीं 9 है, 9 एक बार है, उसके बाद 10 है 2 बार। 7 के बाद 8 भी तो था यार, 8 नहीं लिखा है, 8 भी है। ठीक है, 8 9 10, ठीक है 10 भी हो गया। 10 कितनी बार है? 3 बार है भाई, 3 बार। और फिर कितना है? 15 है, और फिर 16 है। गिनो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। विषम होने पे आसान हो जाता है। विषम 11 है ना, तो क्या करना है? बीच वाला पद लेना है। विषम है तो 11 + 1/2, यानी कि 12/2, यानी कि छठा पद। ठीक है, छठा पद होगा स्टार्टिंग से। 1 2 3 4 5 6। देखो इधर कितने पद हैं? 5। इधर भी कितने पद हैं? 5। बीचों बीच वाला, तो माध्य का कितना होगा? 9 होगा। अगर सम संख्या होता, जैसे ये तो विषम का हो गया, सम संख्या अगर होता, जैसे एक संख्या और यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे एक संख्या और आ जाती, तो बीच में 2 संख्या होती, फिर उन दोनों को जोड़ना होता, और फिर उसका आधा करके जो आता वो आंसर आता। ये भी मैं बता देता हूँ, क्या पता सम आ जाए। तो सम में बीच में 2 होगा, इधर जितने पद होंगे उधर उतने पद होंगे, बीच में 2 पद आएगा सम की स्थिति में, फिर उन दोनों को जोड़ना होगा और फिर उसको 2 से भाग देना होगा, आंसर आ जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? माध्य, माध्यक या बहुलक? ठीक है, सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो ये तीनों ही है। ठीक है, तीनों आंसर है। कह रहे प्रत्यक्ष विधि क्या ज्ञात करने की एक विधि है। प्रत्यक्ष विधि से क्या ज्ञात की जाती है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात की जाती है। क्या बोला? उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग की बारंबारता बताइए। ठीक है, माध्यक वर्ग तो सबसे बड़ा देखना है। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी होगी? 12। सबसे बड़ा है 12 होगी। फिर बोलना माध्यक वर्ग कौन सा है? यहाँ पर 12 है सबसे बड़ा, इसके ऊपर वाला देखो माध्यक वर्ग कितना होगा? 20 से 25। शॉर्ट ट्रिक। फिर क्या बोल रहा है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में क्या होता है? ये बारंबारता जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 9। 9 सबसे ज़्यादा है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार है, 9 बार है, तो बहुलक वर्ग 9 नहीं है, 9 के ऊपर जो रखा है वो है 2, आंसर आएगा 2। 9 बार है तो आंसर होगा 2। फिर बोल रहे बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग बारंबारता जो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 40। 40 के ऊपर चले जाओ 20 से 30, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है उसके ऊपर वाला देखते हैं। कह रहे हैं वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। अगला प्रश्न है, किसी घटना के लिए, किसी घटना के घटित और किसी घटना के ना घटित होने का जो योगफल होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता। बी ऑप्शन। देखो किसी घटना की प्रायिकता इतनी है तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 में से उस घटना के होने की प्रायिकता घटा देते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं दशमलव इतना। 1 पॉइंट से घटाना कितना है? 0.5। 10 में से 5 घटाएंगे 5, तो आंसर आ जाएगा 0.95। ऑप्शन नंबर सी। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। ठीक, एक सिक्का उछालो। देखो जो सिक्का होता है हमारे पास, उसको उछालने पे 2 परिणाम आते हैं, एक या तो हेड आएगा या टेल, चित या फिर पट। चित आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 2, तो आंसर होगा 1/2। पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। कह रहे हैं किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। 0 से
बड़ी होती है 0 के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन में देख के बोलना है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक, अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। देखो, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, दो खिलाड़ी हैं, एक संगीता और एक रेशमा है। टेनिस मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 है। तो रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? देखो, रेशमा मैच कब जीतेगी? जब संगीता हारेगी। अगर संगीता हारती है तो ही रेशमा मैच जीतेगी। मैं मैच खेल रहा हूँ तो मैच हार भी सकता हूँ या जीत भी सकता हूँ। तो रेशमा मैच तभी जीतेगी जब संगीता हारेगी। तो संगीता के हारने की प्रायिकता क्या होगी? एक में से उसके जीतने की प्रायिकता घटा दो, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से घटाएंगे 3, आंसर आ जाएगा 0.38। मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पासे को जब लूडो को फेंकते हो ना तो परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आते हैं? 6 परिणाम है। 4 से बड़ी संख्या कितनी है? 4 से बड़ी संख्या 2, प्रायिकता पूछा है निकालने के लिए। तो संभव परिणाम कितने हैं? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 2 1 कम 2 2 3 6। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है? देखो, एक सामान्य वर्ष में ना 52 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं। तो 53 रविवार के लिए तो 52 हफ्ते होते हैं। 52 में 52 रविवार आ गया। तो 53वां जो दिन होगा, जो अगला जो दिन होगा वो या तो क्या हो सकता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 7 संभव परिणाम है। और आपसे किसके लिए बात कर रहा है? रविवार। तो संभव परिणाम 1 है, कुल परिणाम 7 है। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/7 होगी। शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में वन शॉट चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन आपको बताएं, ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।